हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी राठौर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। जो कि टॉपिक हम पहले से पढ़ रहे थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके ही परिप्रेक्ष्य में नेक्स्ट टॉपिक है किस तरीके से भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो हम अपनी पिछली क्लास में अंग्रेजों के भारत पर कब्जे के संबंध में पढ़ चुके थे। बंगाल पर अंग्रेजों का जो कब्जा हुआ था, बंगाल पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था और कब्जा किया था अवध पर। ये टॉपिक हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। बंगाल और अवध पर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, हम दो टॉपिक ये पढ़ चुके थे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था और अवध पे कब्जा कर लिया था। ये बात हम पढ़ चुके थे। यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप मुझे हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस क्लास को भी आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, जिससे मैं आपको रेगुलर लाइव क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकूं, ठीक है। तो कोशिश करिए ये चीज़, ये आपकी एक हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। तो हम लोग देख चुके हैं प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, जिसके माध्यम ये षड्यंत्र के माध्यम से युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बंगाल में सिराजुद्दौला के शासन का अंत हुआ था। फिर मीर जाफर आया था, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया, और अब मीर कासिम ने लपेटे में ले लिया था भैया अवध को भी, और अवध को और बंगाल दोनों ही बक्सर के युद्ध के माध्यम से पूरी तरह से 1764 में अंग्रेजों के कब्जे में आ चुके थे। मैंने जो आपको लिस्ट बताई थी उसमें अंग्रेजों ने बंगाल को कब्जे में लिया है, अवध को कब्जे में लिया है। उसके बाद हैदराबाद के साथ शत्रुता अंग्रेजों की नहीं थी, कर्नाटक के साथ भी नहीं थी। फिर शत्रुता किसके साथ थी? अंग्रेज कब्जा लेना चाहते हैं एक और दक्षिण भारतीय शक्ति को, और वो है मैसूर राज्य की। तो मैसूर राज्य के बारे में बात करते हैं। उसके संबंध में मैसूर की कहानी पर बात करेंगे हम। देखिए मैसूर का सिस्टम क्या है। मैसूर में वाडियार राजवंश का, मैसूर में 1612 ईस्वी में वाडियार राजवंश का क्या था? वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी। मैसूर में साम्राज्य किसका है? 1612 में वाडियार राजवंश का शासन है। ये वाडियार लिखा हुआ है यहां पर, क्या है ये? वाडियार वंश का शासन था। आज भी आप मैसूर जाएंगे तो वहां वाडियार राजवंश ही माने जाते हैं। दशहरा पर बड़ी सवारी निकलती है, आयोजन होता है भव्य दशहरा, मैसूर का सबसे वर्ल्ड फेमस दशहरा होता है। वहां पर आज भी वाडियार राजवंश के राजा सवारी लेके निकलते हैं हाथियों पर, ठीक है। तो वाडियार राजवंश की स्थापना होती है 1612 में। इसके साथ ही आप देखें 1704 की घटना क्या है। 1704 में चिक्का देवराज नामक जो शासक है, ये वाडियार राजवंश का शासक है चिक्का देवराज। क्या नाम है इसका? चिक्का देवराज। ये औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ये मैसूर का पहला शासक है जिसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की है। और ये चिक्का कृष्णराज नाम है इसका, चिक्का देवराज नाम है इसका। इसके बाद चिक्का कृष्णराज आएगा। 1719 की बात करें, फिर क्या होता है? मराठों ने, अभी तक मराठे चौथ वसूल नहीं कर पाए थे मैसूर से, लेकिन मराठों ने 1719 में क्या किया है? चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया है मैसूर से। कहां से चौथ वसूल लेंगे अब मराठे? मराठों की शक्ति अब मैसूर तक पहुंच गई है और मराठे मैसूर से क्या वसूल कर लेंगे? चौथ मतलब सिक्योरिटी टैक्स है मराठों का, कि आपको यदि कोई खतरा हमसे है या किसी और से है तो हम उस खतरे से बच सकते हैं यदि आप हमें चौथ देते हैं, तब यानी पैसा देते हैं, हर्जाना देते हैं। तो 1719 में मराठों को यह अधिकार मिल गया है कि वो मैसूर से भी अब क्या वसूलेंगे? चौथ वसूल लेंगे। मराठे एक और चीज वसूलते थे, उसकी बाद में बात करेंगे, जो कि क्या थी? वो थी सरदेशमुखी। अब यहां पर एक बात याद रखिए, मैसूर में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ हैदर अली। कौन होता है? हैदर अली। मैसूर का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ हैदर अली। हैदर अली की कहानी यह है कि ये बहुत ही, देखिए, एक तो ये गरीब परिवार से है बहुत, ठीक है। एक अदना सा सिपाही के रूप में मैसूर की सेना में ये भर्ती होता है। इसके पिता कौन है? इसके पिता हैं फतेह सिंह। ये भी जो फतेह सिंह थे वो भी क्या हैं? मैसूर की सेना में एक सिपाही थे। तो इसके पिता हैं फतेह सिंह, ये गरीब और एक सिपाही है। 1722 की बात है जब कोलार में
हैदर अली का जन्म होता है। कोलार, कोलार कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है प्रेजेंटली। आपने सुना होगा, केजीएफ फिल्म आ रही है एक, है ना, जिसमें दिया है कोलार गोल्ड फील्ड्स। कहाँ की है? कर्नाटक। कन्नड़ फिल्म है ना केजीएफ, बड़ा चर्चा है उस फिल्म का भी। तो ये कोलार में ही जन्म होता है। किसका जन्म होता है? हैदर अली का। 1722 में इसका जन्म हुआ, जो कि कर्नाटक में है। 1755 वो वर्ष है जब हैदर अली को डिंडीगुल में चिक्का कृष्णराज, शासक जो है चिक्का कृष्णराज, कौन है? चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज क्या करेगा? चिक्का कृष्णराज 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल, डिंडीगुल मैसूर में एक जगह है जहां का इसे फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। यह इसके लिए बड़ी सफलता है। यहीं से उद्भव होगा, उत्थान होगा हैदर अली का। समझें इस बात को कि क्यों उत्थान होगा, क्योंकि यहां पर वो स्वतंत्र है कुछ कार्य करने के लिए। जैसे इसने एक बड़ा काम किया, ये पहला भारतीय शासक था जिसने आधुनिक शस्त्रागारों की स्थापना की। आर्मरी, जहां पर हथियार निर्मित होते हैं, रखे जाते हैं, किस तरीके से उनकी देखरेख की जाएगी, उसके बारे में एक शस्त्रागार स्थापित करता है। कौन? हैदर अली। ये हैदर अली है जो डिंडीगुल में क्या करेगा? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करेगा। और इसका एक और कारनामा यह है बड़ा, कि यह राजधानी को, मैसूर की राजधानी को मैसूर से कहां ले आएगा? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर के बारे में एक और बात बता दूं कि मैसूर विजयनगर साम्राज्य का, जो कि मध्यकालीन दौर में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, मैसूर जो था वो विजयनगर साम्राज्य का भाग था, तो उसकी राजधानी थी मैसूर। लेकिन हैदर अली इसकी राजधानी को कहां चेंज कर लाएगा? श्रीरंगपट्टनम में चेंज कर लेगा। श्रीरंगपट्टनम। 1764 की एक बड़ी घटना यह होती है कि एक युद्ध होता है, हलीब अली का युद्ध। हलीब अली का युद्ध होता है जिसमें, जो कि यह युद्ध होता है मराठों व हैदर अली के बीच। हलीब अली का युद्ध, हलीब अली का युद्ध 1764 में होता है। 1764 वही वर्ष है जिस वर्ष बक्सर का भी युद्ध हुआ है। तो हलीब अली के युद्ध में मराठे व हैदर अली के बीच युद्ध होगा, और इस युद्ध में हैदर क्या हो जाएगा? हैदर पराजित हो जाएगा। हैदर अली ये युद्ध हार जाएगा। मराठे क्या करेंगे? हैदर अली को इस युद्ध में हरा देंगे। जब मराठे हैदर अली को हरा देंगे तो जाहिर बात है कि कुछ चीजें उसको अपनी सौंपनी पड़ेंगी, बहुत कुछ देना पड़ता है। कई लाख रुपए मराठों को वो देता है इसके लिए। हलीब अली का युद्ध, अंग्रेजों को हराने वाला यह पहला दक्षिण भारतीय शासक है। हम आपको बताएं कि हम पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के और मैसूर के साथ युद्ध हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि भाई अंग्रेज क्या करना चाहते हैं? मैसूर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो कब्जे में कैसे लेंगे? युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध लड़ने का मतलब क्या है? युद्ध तो जब होगा तो भैया कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो पहला ये अंग्रेजों को हराने वाला दक्षिण भारत का पहला भारतीय शासक है जिसने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को पराजित किया है। इससे पहले दक्षिण भारत में कोई भी पराजित नहीं कर पाया है। तो कैसे पराजित किया, क्या हुआ? तो याद रखिए कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। हैदर वह शासक है, थोड़ी सी बात हैदर अली के बारे में बता दूं तो हैदर क्या है? हैदर ने मैसूर की एक चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, उस मंदिर को बहुत सारा दान दिया है। हैदर अली की यह विशेषता रही कि उसने हिंदू मंदिर को, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को भी दान दिया है, उसको हेल्प की है, मदद की है बनाने में। हैदर अली ने तांबे के सिक्के चलाए थे और सोने के सिक्के चलाए थे। हैदर अली ने तांबे और सोने के, एग्जाम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किसने तांबे और सोने के सिक्के चलाए थे? तो एक बात याद रखिए, हैदर अली ने तांबे सोने के सिक्के चलाए हैं जिन पर शिव, पार्वती और विष्णु भगवान के चित्र अंकित थे। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके सिक्कों पर इनके चित्र अंकित थे। तो शिव, पार्वती और विष्णु के चित्र अंकित थे हैदर अली के सिक्कों पर। यह भी आपको याद रखना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक मुस्लिम शासक है लेकिन हिंदू देवी देवताओं के चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करवाता है। इसलिए यहां एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि शिव, पार्वती के और विष्णु भगवान के चित्र अंकित हैं हैदर अली के सिक्कों पर। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी 1782 में। ठीक है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी।
अब हैदर अली का एक पुत्र है जिसका नाम है टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। टीपू सुल्तान के बारे में थॉमस मुनरो का एक स्टेटमेंट है। थॉमस मुनरो एक अंग्रेज अधिकारी है, इसने कहा था टीपू नई रीति चलाने वाला, नीति मतलब नए तरीके अपनाने वाला, नई रीति चलाने वाली एक अशांत आत्मा। टीपू को आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भाई किसने कहा था टीपू को अशांत आत्मा? वो कौन है? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को कहा है अशांत आत्मा। टीपू सुल्तान वह शासक है दक्षिण भारत में जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। हैदर अली ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की है, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की है। टीपू सुल्तान ने अरबी नामों का प्रयोग किया है किस पर? महीने, दिन, ठीक है ना, इनके लिए अरबी जो हिंदू कैलेंडर चल रहा था उसको हटा करके इसने अरबी नामों के प्रयोग वाला कैलेंडर चलाया है। ठीक है, इतनी सी बात। अरबी नामों का सिक्का। आधुनिक कैलेंडर की जो प्रयोग है वो भी किसने किया है? सबसे पहले आधुनिक कैलेंडर का प्रयोग करने वाला ये पहला शासक है जिसने, कौन? टीपू सुल्तान। समझ रहे हैं? ये सब काम हो रहे हैं यहां पर, बढ़िया हो रहा है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन मन में उठे, यूट्यूब पे हमारे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से कहूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ये बहुत जरूरी है जिससे मैं लाइव क्लास भी आपको दे पाऊं। नेक्स्ट बात करें तो भाई टीपू ने अब क्या किया है? टीपू ने एक ऐसा, ये देखिए इससे ये पता चलता है कि टीपू फ्रांस का सहयोगी है या फ्रांस का साथ लेने वाला है। टीपू ने फ्रांस में जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली है। जैकोबिन क्या है? एक उदार लोगों का समूह है, एक उदार लोगों का, स्वतंत्रता की बात करने वाले लोगों का। आप जानते होंगे फ्रांस की क्रांति का नारा भी क्या था, है ना? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये भी क्या, इसने एक जैकोबिन क्लब है वहां का, उदार लोगों का क्लब है, उसकी मेंबरशिप ले ली है। और श्रीरंगपट्टनम में क्या किया इसने? श्रीरंगपट्टनम बताया मैसूर की राजधानी है। श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया है। किसने? पूछा गया कई बार एग्जाम में, किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? तो ये व्यक्ति कौन है? टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक। विदेशों में आधुनिक दूतावास, ये बहुत बड़ी विशेषता है। अनेक एग्जाम, कोई शायद ही एग्जाम ऐसा होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि किसने आधुनिक तरीके पर आधारित विदेशी दूतावास स्थापित किए विदेशों में। जैसे आज एम्बेसडर स्थापित किए जाते हैं कि एम्बेसडर, फलाना एम्बेसडर उस देश में, ये उस देश में, ऐसे ही एम्बेसडर की स्थापना करने का, दूतावास स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है टीपू सुल्तान को। ये किसने किए हैं? टीपू ने किए हैं, टीपू सुल्तान ने। कहां पर स्थापित किए थे? अरब में, अफगानिस्तान में, फ्रांस में, तुर्की में, कुस्तुनतुनिया में और मॉरिशस में। यहां पर उसने आधुनिक दूतावास स्थापित किए, मतलब अपने दूत वहां रखते हैं, उनकी सहायता लेता है जब भी प्रॉब्लम होती है। जो आज भी क्या होता है, दो देशों के मध्य संबंधों को बताता है, ये बहुत जरूरी चीज है। श्रृंगेरी, श्रीरंगपट्टनम में एक जगह है श्रृंगेरी, जहां पर उसने शारदा देवी के मंदिर की मूर्ति की स्थापना करवाई है। हुआ ये था कि मराठों और मैसूर के बीच जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में मराठे जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने श्रृंगेरी के मंदिर को तोड़ दिया था और उस सेना ने, और उसके बाद टीपू सुल्तान ने उसमें शारदा देवी की मंदिर में पुनः मूर्ति स्थापना करवाई थी। यह विशेषता रही टीपू सुल्तान की। कहते हैं टीपू बहुत उदार था, सहिष्णु था। कुछ बातें उसकी सहिष्णुता को बताती हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैसूर पे भी अंग्रेज कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन पहली बार में पराजय झेलनी पड़ती है उनको। तो अब देखिए होता क्या है। अब बात यह है कि आंग्ल मैसूर, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, एंग्लो मैसूर जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, युद्ध है वो, तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध होते हैं। कुल 4 युद्ध हुए भाई।
अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध हुए, जो कि 1767 से लेकर के कब से कब तक, 1767 से लेकर के 1799 तक चलेंगे। ये 1767 से लेकर 1799 तक 32-33 साल तक ये युद्ध चलेंगे। ऐसा नहीं लगातार युद्ध चलेंगे, इतने में तो मर जाएगा कोई लड़ते लड़ते। करेंगे क्या ये लोग, ये कभी युद्ध होंगे, हर युद्ध की समाप्ति किसी ना किसी संधि से हो जाएगी, चाहे हारो या जीतो संधि तो होनी है। संधि होगी, युद्ध समाप्त होगा, लेकिन फिर विवाद हो जाएगा। तो क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेज तो भैया किसी की सुनने के लिए आए नहीं है ना, तो यहां ऐसा नहीं है कि वो अपना कब्जा छोड़ देंगे, वो तो पूरे भारत को ही अपना कब्जा लेना चाहते हैं। इसलिए वो लगातार ये प्रयास करेंगे कि क्या हो कि संधि करके वो अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करते हैं, फिर किसी के साथ इधर उधर की सेटिंग करना, उसके साथ मिलना, उसको अपने गुट में शामिल करना, ये सब होगा। तो 4 युद्ध होते हैं, इनमें से जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1767 से लेकर के 69 तक होता है ये युद्ध। इस युद्ध में एक त्रिगुट बनेगा। क्या बनेगा, एक त्रिगुट बनेगा। त्रिगुट में शामिल हैं निजाम, मराठा और अंग्रेज। ये 3 लोग हैं, निजाम भी शामिल है, मराठा और अंग्रेज, ये तीनों मिलकर के हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे ये लोग। हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाएगा, जिसमें बाद में निजाम और मराठा अंग्रेजों का साथ छोड़ देंगे। तो क्या होगा, इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो जाएंगे। इस युद्ध में अंग्रेज क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो जाएंगे और 1769 में मद्रास की संधि हो जाएगी। मद्रास की संधि, और इस मद्रास की संधि के बाद मद्रास की संधि हो जाएगी और मद्रास की संधि के साथ ही इस युद्ध का अंत हो जाएगा। यह वो पहला युद्ध है जिसमें दक्षिण भारत में हैदर अली ने क्या किया है, अंग्रेजों को हरा दिया है। एक त्रिगुट बनाया है अंग्रेजों ने, किसके साथ मिलकर के, एक त्रिगुट बनाया है अंग्रेजों ने मिलकर के, किसके साथ, निजाम के साथ, मराठों के साथ। और ये त्रिगुट हैदर अली के खिलाफ युद्ध लड़ता है और युद्ध में अंग्रेज पराजित हो जाएंगे और 1769 में मद्रास की संधि के बाद इस युद्ध का अंत कर दिया जाएगा। यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसमें हैदर अली विजयी रहा। दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक होता है। इस युद्ध का कारण यह था कि इस युद्ध में कोई सिचुएशन ये रहती है कि जो मद्रास की संधि में अंग्रेजों ने वादे किए थे उन वादों को वो पूरा नहीं करते हैं। मराठों ने भी जो वादे हैदर अली से किए थे उनको पूरा नहीं किया है, इसलिए फिर से युद्ध होगा। और इस युद्ध में सिचुएशन ये होगी कि वॉरेन हेस्टिंग्स इस युद्ध में, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स मद्रास की संधि से खुश नहीं था। जब वो खुश नहीं है तो वो आयरकूट के नेतृत्व में युद्ध छेड़ देता है हैदर अली के खिलाफ। हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। इस युद्ध में हैदर अली के खिलाफ युद्ध होगा और हैदर पराजित हो जाएगा। हैदर क्या हो जाएगा, इस युद्ध में पराजित हो जाएगा। बताऊंगा होगा क्या वास्तव में। पोर्टो नोवो की लड़ाई होगी। पोर्टो नोवो एक जगह का नाम है। इस पोर्टो नोवो की लड़ाई होगी 1782 में और इस पोर्टो नोवो की लड़ाई में ही हैदर अली घायल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं क्या होगा यहां पर वास्तव में। 1782 में हैदर घायल हो जाएगा और घायल होने के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। हैदर अली की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस युद्ध में आपको नाम याद रखना है कि इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिसने आयरकूट के नेतृत्व में सेना भेजी थी, अंग्रेजी सेना। और इस अंग्रेजी सेना ने क्या किया, पोर्टो नोवो की लड़ाई में आयरकूट के नेतृत्व में हैदर अली को पराजित कर दिया, हैदर अली को घायल कर दिया और हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब बात आती है मंगलौर की संधि की। इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। इस युद्ध की समाप्ति होती है मंगलौर की संधि से। लॉर्ड मैकार्टनी जो था इस युद्ध में भाग लेता है और इस युद्ध में लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के मध्य क्या हो जाती है, यह संधि होती है। हैदर अली की जब मृत्यु हो जाएगी, मैं आपको बताऊं हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा युद्ध समाप्त हो जाएगा।
हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है। अर्थात हैदर अली ने सिर्फ 1.5 युद्ध लड़ा है, बाकी के 2.5 युद्ध कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखेगा, लेकिन वह लॉर्ड मैकार्टनी के साथ क्या कर लेगा? संधि कर लेगा। और वो संधि कौन सी होगी? मंगलौर की संधि होगी। वास्तव में तो ये युद्ध हैदर अली हार गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो अब क्या होगा? तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध जो होगा उसके विषय में है। 1790 से 1792 तक युद्ध चलेगा, क्योंकि भाई बात यह हुई कि जो लॉर्ड मैकार्टनी ने जो संधि की थी, उस संधि को उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मानने से इनकार कर दिया, यहां तक कि लॉर्ड मैकार्टनी को पागल तक कह देता है। इसलिए फिर से युद्ध होगा। टीपू, कारण यह है क्योंकि इस युद्ध में टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया है। अपने पड़ोसी राज्य त्रावणकोर पर हमला कर दिया, और जिसके बाद ये युद्ध में त्रावणकोर की संधि थी किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र है भाई, अंग्रेजों के साथ संधि थी इनकी। अंग्रेजों के साथ क्या थी? संधि थी इसकी। तो जब टीपू सुल्तान त्रावणकोर पे हमला करेगा तो भाई युद्ध तो होना ही अंग्रेजों के साथ में, निश्चित हो गया। तो युद्ध हुआ, और इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। सीधी बात तो यह, संधि तो हुई, लेकिन टीपू सुल्तान पराजित हुआ। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। तीसरे युद्ध में कौन पराजित हो गया? टीपू सुल्तान पराजित हो गया, और उसे मजबूरी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। 1792 में यह संधि हुई, और हुआ क्या? वास्तव में टीपू का आधा राज्य चला गया। टीपू का आधा राज्य, टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों को मिल गया। युद्ध के हार जाने के रूप में जो पैसे दिए जाने थे, अपने बेटे गिरवी रखने पड़े अंग्रेजों के पास। अपने बेटे भी गिरवी रखे भाई टीपू सुल्तान ने इसी युद्ध में, श्रीरंगपट्टनम की संधि में, क्योंकि टीपू के पास उतना धन नहीं था कि वो अंग्रेजों को दे पाए। इसलिए उसने, जब तक वो धन नहीं लौटा देगा तब तक क्या होगा? उसके बेटे अंग्रेजों के पास रहेंगे। ये बड़ी, मतलब कहते हैं कि इससे बुरा और क्या होगा कि अपने बेटे तक गिरवी रखने पड़े। टीपू को ये बात पची नहीं भैया, नहीं पची तो क्या होगा? अंग्रेज किसी की सुन थोड़ी रहे हैं। हिंदुस्तान वो किसी की सुनने के लिए नहीं आए थे, अपनी सुनाने और अपनी बातें मनवाने के लिए आए थे। मनवा रहे हैं लगातार। एकता का अभाव है भारतीयों के बीच में उस दौर में, तो उसका लाभ अंग्रेजों को मिलता है। 1799 में चौथा युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध छेड़ देगा। ठीक है, यहां पर तृतीय युद्ध में कॉर्नवालिस था। यहां पर कौन है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस है इस युद्ध में। अब कॉर्नवालिस के बाद में एक व्यक्ति आता है। कॉर्नवालिस के बाद जॉन सोर आता है। कॉर्नवालिस के बाद कौन आता है? जॉन सोर। जॉन सोर को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। तो जॉन सोर क्या करेगा? सहायक संधि, सहायक संधि कर ली जाएगी किसके साथ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण है कि टीपू द्वारा बेलेजली की। जॉन सोर सहायक संधि के जन्मदाता तो है, लेकिन बात यह है कि टीपू के साथ उस समय का तत्कालीन, ये कौन है? ये है गवर्नर जनरल बेलेजली। बेलेजली सहायक संधि कर लेता है किसके साथ? मैसूर के साथ। लेकिन बेलेजली अस्वीकार करना, सहायक संधि को अस्वीकार कर देता है। सॉरी, बेलेजली क्या करता है? सहायक संधि को अस्वीकार कर देता है, जो कि जॉन सोर के द्वारा की गई थी मैसूर के साथ में। तो बेलेजली उस सहायक संधि को अस्वीकार कर देता है, और टीपू को हराने के लिए अपने सेना नायक भेजता है, जिनमें टीपू की हार होती है। एक सदासीर का युद्ध होता है। इस युद्ध में स्टुअर्ट टीपू सुल्तान को हरा देगा। एक मलावली का युद्ध होता है, जिसमें हैरिस जो है कांग्रेस कप्तान हैरिस टीपू सुल्तान को हरा देगा। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध में भाई
टीपू सुल्तान की मृत्यु। क्या हो जाएगी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। और इसी यानी कि 1799 में, और युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हुआ। अब बात आती है मैसूर की स्थिति क्या है। मैसूर में अंग्रेज अभी भी डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे। मैसूर में वाडियार वंश के, मैसूर में अब क्या करेंगे वो? वाडियार वंश के, वाडियार वंश के 2 वर्ष के बच्चे को, 2 वर्ष के बच्चे को शासक घोषित कर देंगे। 2 वर्ष के बच्चे को शासक घोषित कर दिया जाएगा। अंग्रेज ये काम कर देंगे। यहां पर 2 वर्ष के बच्चे को वो क्या घोषित कर देंगे? शासक घोषित कर देंगे। ये अंग्रेजों की बड़ी व्यवस्था खराब थी इस समय पर। ठीक है, तो इसके साथ ही अब देखते हैं हम हुआ क्या है वास्तव में। अब वास्तव में होगा ये कि मैसूर पे तो कब्जा हो ही गया है। अब कौन बचा? अब बचे हैं मराठा। मैं आपको अभी बता दूं, अब कौन बचा है? मराठा और पंजाब। इन पर भी कब्जा होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसके बारे में? मराठों के बारे में। ठीक है, आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट करके बताएं और चैनल को शेयर करते रहें भाई। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं, जो यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं वो फुलफिल हों, जिससे हम लाइव क्लास के माध्यम से भी जुड़ पाएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कम समय में आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ाने की, इस कारण से, और इम्पोर्टेंट बातें बताने की। इसीलिए मैं अपने टॉपिक्स को पहले से यहाँ पर लिख करके आपको ये तैयार करा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर अप हो जाएं। तो आज हमने मैसूर के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में मराठों के बारे में और फिर पंजाब के बारे में। और इसी के साथ भारत पे अंग्रेज़ों का कब्जा पूर्ण हो जाएगा। जब वो कब्जा पूर्ण हो जाएगा तो भारत में किस प्रकार की वो पॉलिसी लाएंगे उस पर बात होगी। तो अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।